ओके, लेट अस बिगिन। बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। आस्क मी यू क्वेश्चंस प्लीज। जो भी है पावर स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सारा पावर स्कूल्स का, जिसमें हमने उसकी मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी। मैकेनिक्स वाले पार्ट में से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी। Then we'll talk about the example problem, then we'll talk about the stresses. So just go ahead and ask, please. सर जहाँ पर भी हमें डाया गिवन हो तो हम उसमें ज़रूरी है सर हम मेजर डाया भी निकालें और उसका रूट डाया भी निकालें। देखें, आपको डायमीटर जो गिवन होगा ना, दैट विल बी द मेजर डायमीटर। सही है। आपको हमेशा जो जो चीज़ें स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन होती है ना, वो मेजर डायमीटर और पिच डिफाइन होती है। बाकी जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है आपको, वो आपको निकालनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ में सब कुछ नहीं निकालना पड़ता, आपको डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या एक्चुअली आपको करना क्या है। तो अगर आपको लेट से कि किसी प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ पिच डायमीटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप सिर्फ पिच डायमीटर निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको पता जो होगा वो आपको मेजर डायमीटर और पिच पता होगी। बाकी चीज़ें आपको अगर कुछ और रिक्वायरमेंट है, आपको लीड निकालनी है तो आपको लीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको रूट डायमीटर चाहिए तो आपको रूट डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही। तो वट एवर इज नीडेड इन योर प्रॉब्लम वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम द मेजर डाया एंड द पिच। हमने ये बात की थी कि मेजर डाया और पिच इज इनफ टू डिफाइन द इंटायर प्रोफाइल। अगर ये दोनों चीज़ें पता हो तो हमें सब कुछ पता होता है अपने थ्रेड प्रोफाइल के बारे में। चाहिए तो ये हमारी बोल्ट की प्रोफाइल है, और हमारी जो पावर स्क्रू की प्रोफाइल होती है वो इस तरह की होती है। और कुछ इस वाली चीज में से कोई प्रॉब्लम है? सर एक्मी थ्रेड्स के बारे में ACME एसी थ्रेड्स, यार ACME थ्रेड्स असल में मैंने इफ आई कम हियर, मैंने आप लोगों के उसमें से ACME थ्रेड्स जो है ना वो रिमूव कर दिया, हालांकि मैंने पिछली बार कराया था ACME थ्रेड्स। तो ये हमारी एक्चुअली टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने रेफरेंस बुक से निकाल के इस चीज़ को कवर कराया था लास्ट टाइम, बट इसका हम कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, और इसका हम हमारी बुक के अंदर किसी किस्म की मैथमेटिक्स जो है ना वो ACME थ्रेड से रिलेटेड सॉल्व हुई भी नहीं है, ऑल्दो आई डिड डू दिस लास्ट टाइम। बट इसको मैंने इस दफ़ा कवर मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि हमारा टाइम भी लिमिटेड है, तो मैंने कहा था ACME थ्रेड्स की मैथ्स में नहीं करा रहा, बिकॉज उसका हम कोई न्यूमेरिकल भी नहीं करते बात। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो समझने की है वो ये है कि हाँ, लेट मी गो बैक टू द प्रोफाइल शेप। जो हमने प्रोफाइल की बात, ये जो प्रोफाइल है ना, हमने कहा था ये थ्रेड एंगल जो होता है जिसको हम 60 डिग्रीज कह रहे हैं, हमें ये थ्रेड एंगल एक्चुअली रिड्यूस करना होता है। इसको रिड्यूस करने से आपकी जो पावर ट्रांसमिशन है वो इम्प्रूव होती है, ठीक। तो अगर हम अब ACME थ्रेड्स के ऊपर जाए ना, दिस एंगल बाय द वे इज कॉल्ड अल्फा, ठीक। तो हम अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो नाउ दिस इन स्क्वायर थ्रेड्स दिस एंगल इज 0 डिग्रीज, और ACME थ्रेड्स में ये एंगल जो है दिस इज 29 डिग्री। तो अब इफ यू कम बैक टू दैट ACME थ्रेड थिंग, जस्ट टू, मैं इसको पूरी मैथ्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। तो ये है कि आपके पास लुक हियर, आपके पास यहाँ पे जो है ना अल्फा की टर्म आ रही है, ठीक। तो जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा आपकी टॉर्क रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, सही। तो हम लोग इसी वजह से व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कंट्रोल आवर अल्फा। तो हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे, वी डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस राइट नाउ, ठीक है। हमें ACME थ्रेड्स कवर नहीं करना, इसीलिए मैंने जो स्लाइड्स अपलोड की उसके अंदर भी नहीं था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर स्क्रूज के अंदर स्क्रू जो स्क्वायर थ्रेड्स की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो कर लें। ACME थ्रेड्स बस ये होता है कि आप एंगल दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ अ स्क्वायर प्रोफाइल यू हैव अ 29 डिग्रीज थ्रेड एंगल, बस। दिस इज व्हाट ACME थ्रेड्स आर। अगर कोई इंटरेस्टेड है ACME थ्रेड्स में तो मैं उससे ये वाली स्लाइड शेयर कर दूंगा, यू कैन लुक एट द मैथ्स। एनीवेज, और कोई सवाल है? हाँ जी, अमार।
मॉर्निंग सर। सर मेरा एलएमएस एक्टिव नहीं हुआ अभी तक। आपका एलएमएस एक्टिव नहीं हुआ अभी तक? आप मिस सफ़ा को मेल करें, मिस सफ़ा सत्तार जो है आपके यूजीसी हैं, उनको मैसेज कर दें, उनसे कांटेक्ट कर लें किसी तरीके से, शी विल गेट इट एक्टिवेटेड। सर थैंक यू। ये तो हो जाना चाहिए, सबका चल गया है एलएमएस। आई थिंक ऑल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। अगर आपका नहीं चला तो आपको बस वो मैसेज करना होगा। हर दफ़ा कोई ना कोई स्टूडेंट फंस जाता है, तो वी कैन गेट इट डन। ठीक है, हो ओके जाएगा। सर थैंक यू। कोई और चीज़ इस वाले पार्ट में से नहीं है तो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में से कोई मसला? अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है मैंने मॉडिफाई किया हुआ, जैसे मैंने बोला था, दिस इज नॉट द कंप्लीट न्यूमेरिकल। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो चीज़ एक हमने बाद में पढ़ी थी, कॉलर फ्रिक्शन वगैरह, वो मैंने इसमें से रिमूव कर दी थी, बिकॉज वो हम आई वांटेड टू डू समथिंग एट दिस पॉइंट, ताकि जो हमारी ये डायमेंशंस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो थोड़े से रीइंफोर्स हो जाएं। और हमने बहुत सारी पीछे डेरिवेशंस की थी, जस्ट वांटेड टू शो यू के डेरिवेशंस ऑल्दो हमने की हुई है, बट न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना उसको, इट्स अ डायरेक्ट स्टेप। ठीक है, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो फिर हमने इस सवाल को हम अभी जो मैं अगले 2 लेक्चर्स अपलोड करूंगा उसके अंदर हम ये सवाल दोबारा सॉल्व करेंगे, जिस पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। सही, तो अभी जो इस फॉर्म में सवाल है जो कि हमने स्लाइड्स में कवर किया, इसको देखें एंड सी वेदर यू हैव एनी इश्यूज इन दिस। ये हमारे पास उसके सॉल्यूशन जो हुआ था वो है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे हमने सारी डायमेंशंस कैलकुलेट की हुई थी। हमें मेजर डाया और पिच डायामीटर पता था, उसकी बेस पे हमने रूट डायामीटर, मीन डायामीटर निकाला था और लीड कैलकुलेट की। कोई सवाल है इसमें? वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम। हमारा आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, अगर आप कुछ कह रहे हो तो प्लीज बोलो। कांट हियर यू। सर एक लिंकेज ये बता दीजिए कि जिस तरीके से T इज इक्वल टू एफ डी एम डिवाइड बाई 2, तो आपने सीधा पाई डी एम वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल किया। सर वो जो लिंक इन्होंने बताया कि टेंजेंट पाई इज इक्वल टू एल ओवर पाई डी एम, तो हाँ, टेंजेंट तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा। देखें, हम ये कर रहे हैं, हमने ये कहा था कि हम एक सिंगल रेवोल्यूशन ले रहे हैं, तो हम थ्रेड्स की ना एक सिंगल रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्रीज ले रहे हैं थ्रेड की प्रोफाइल। सही, हालांकि ये थ्रेड और भी ये आगे भी जा रहा होगा। ठीक है, देयर विल बी मोर थ्रेड हियर। हमने उसमें से सिर्फ 360 डिग्रीज पिक कर लिया। ठीक है, और इस 360 को हमने क्या किया, हमने इस 360 डिग्री को स्ट्रेटन कर दिया। अगर आप एक पॉइंट, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर थ्रेड का एंगल निकालेंगे ना, यानी कि ये जो मेरे पास हीलिक्स बन रहा है, इसमें हीलिक्स का मैं किसी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट कैलकुलेट करूंगा, द टेंजेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लीड एंगल। सही है, तो लीड एंगल हमेशा सेम रहता है पूरी पूरी हीलिक्स के अंदर। सही, तो अगर इसका किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट का एंगल है वो लैम्डा है, ये वाला लैम्डा, देन इफ आई स्ट्रेटन इट, तो जो इस इंक्लाइंड प्लेन का, सॉरी, जो इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा दैट विल आल्सो बी लैम्डा। ठीक, अब इसमें जो मेरे पास यहां से यहां तक का गैप है दैट इज द पिच एंड दिस इज इक्वल टू द लीड। और इसको हम लीड की फॉर्म में इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल हेलिक्सेस चल रहे हैं, तो जब मैं किसी एक को पिक करूंगा ना, उसको मैं स्ट्रेटन करूंगा, तो जब मैं उसको देखूंगा तो दिस इज द पिच एंड दिस इज द लीड। सही है ना? तो अ सिंगल थ्रेड, अगर मैं एक सिंगल थ्रेड की बात कर रहा हूँ, उसके 360 के अंदर जो गैप आएगा ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट विल बी द लीड नॉट द पिच। अगर मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, इफ देयर इज अ थर्ड थ्रेड हियर दैट कैन आल्सो हैव that can also be present somewhere else। सही, तो हम सिर्फ एक एक थ्रेड जो बचे ना हमारा, हमने बाकी सारे थ्रेड्स को कंसीडर नहीं करना। जो एक थ्रेड है उसमें एंड टू एंड मेरे पास 360 डिग्रीज के अंदर जो हाइट आ रही है दैट इज वी नीड टू कंसीडर, तो उसको हम लीड लेते हैं, पिच नहीं लेते। इस केस में सिंगल हेलिक्स था तो लीड और पिच बराबर है, बट अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो लीड और पिच बराबर नहीं होंगी, लीड कुछ और होगी, पिच कुछ और होगी। सही,
तो हमने लीड कंसिडर की है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे पास थ्रेड जो है दैट इज एक्चुअली नॉट अ लाइन। थ्रेड जो है हमारे पास वो एक थिकनेस के साथ है ना, तो इट हैज सम थिकनेस लाइक दिस और इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई चीज, मेरा थ्रेड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो इसमें मैं जब डायमीटर लूंगा वो मैं क्या इनसाइड वाले लूंगा विच इज डी आर, या मैं आउटसाइड वाले लूंगा विच इज डी। जो अगर मैं इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा तो मेरी सरकमफेरेंस कुछ और आएगी। तो जिस तरह हमने आगे स्ट्रेस में भी बात की थी कि दिस इज अ डिसीजन टू मेक अवर लाइफ इजी, ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में ऑलरेडी हमारे पास एरर्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास चॉइस ये थी कि हम मेजर डायमीटर यूज करें कि रूट डायमीटर यूज करें, कि हमारे पास लेंथ जो है एक्चुअल जो लेंथ आ रही है ना इसकी उससे सिमिलर आए। तो हमने ये बोला कि हम लेट्स टॉक अबाउट द मीन डायमीटर, बिकॉज हम अगर मीन डायमीटर यूज करेंगे तो वी विल बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल लाइन ऑफ दिस, और सेंट्रल लाइन इज एक्चुअली द सेफेस्ट ऑप्शन। अगर मैं इसको स्ट्रेटन कर रहा हूँ उससे डी आर यूज करूंगा तो डी आर कम लेंथ शो करेगा, डी यूज करूंगा तो डी ज्यादा लेंथ शो करेगा, ठीक है। तो हमने सेंट्रल लाइन यूज की थी विच टर्न आउट टू बी फॉर अस डीएम, जो मेरा मीन डायमीटर है, सही। अब ये चीज हो गई। अब हम दिस इज एक्चुअली अ प्रोफाइल लाइक दिस, ठीक। अब इसका अगर मैं 360 इसका शेडो देखूंगा ना तो शेडो इज एक्चुअली सर्कुलर, ठीक। और जब मैं इसको स्ट्रेटन करूंगा तो आई गेट दिस, और इसका शेडो जो होगा दैट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। तो हम इस सर्कल को जिसका डायमीटर डीएम है उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस आ रहा है दैट इज पाई डीएम। तो हम इसका जो शेडो बन रहा है ना ग्राउंड पे, दिस डैश लाइन एंड हॉरिजॉन्टल डैश लाइन, और जो यहाँ पे ब्लैक लाइन मैंने बताई, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद पाई डीएम, नॉट द लेंथ ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ये इटसेल्फ तो हीलिक्स है ही नहीं, दिस इज नॉट अ सर्कल। इसका तो सरकमफेरेंस में नहीं ले सकता। तो सरकमफेरेंस मैंने किस चीज का लेना है, मैंने सरकमफेरेंस लेना है इसका जो ग्राउंड के ऊपर शेडो बन रहा है उसको, वो उसको मैंने स्ट्रेटन अप किया। तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बिकम्स पाई डीएम, और ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर बन रहा है दिस इज इक्वल टू द लीड। होपफुली दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस I'm going to leave this. This might actually help. और कुछ एग्जाम्पल में कोई मसला? सर सेल्फ लॉकिंग के बारे में बताइएगा। अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब सेल्फ लॉकिंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं है, देखो बेटा बात ये है, हमने टी की डायरेक्शन जो है वो ऑलरेडी ऑपोजिट ली हुई है ना। हमने कहा कि टी आर मुझे अगर एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मेरा सिस्टम राइज कर रहा है। तो अगर मैं टीएल अप्लाई कर रहा हूँ क्लॉकवाइज तो सिस्टम रिड्यूस कर मतलब लोअर हो रहा है। अगर मुझे टीएल नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये कि टी आर मेरा जो टीएल है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है। इस करंट जो डायरेक्शन शो हुई हुई है स्लाइड के ऊपर टीएल की उससे ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका मतलब क्या है, हमने ये टीआर और टीएल निकाला कैसे? हमने निकाला इसको ऐसे कि हमने अज्यूम ये किया था कि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मैंने समेशन एफएक्स और समेशन एफआई से पीआर और पीएल निकाले, सही। हम ये कह रहे थे अगर मेरा पीआर और पीएल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर देता है, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी इनको इंक्रीज करूंगा तो सिस्टम मूव करना शुरू कर जाएगा। तो हमने लिमिटिंग केस निकाला मिनिमम, जो ये जो हम निकाल रहे हैं ना टीआर और टीएल, ये मिनिमम टीआर और टीएल है इन रियलिटी। इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इससे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो आप मूव करना शुरू कर जाएंगे। तो अगर मेरे पास ये टीएल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ रहा है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मुझे ऊपर मूव करने के लिए लगाना पड़ता था, मुझे सेम डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ा सिस्टम को रोकने के लिए। इसका मतलब है अगर मैं इसको टॉर्क को रिमूव करूंगा सिस्टम नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टी एल चूंकि मैंने खुद से एज्यूम किया भाई करेक्ट डायरेक्शन में, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है
तो सिस्टम सेल्फ लॉकिंग है। इसका मतलब ये यू हैव टू फोर्स द सिस्टम डाउन, आपको टीएल अप्लाई करना पड़ेगा सिस्टम को नीचे मूव करने के लिए। अगर आप सिस्टम को नीचे मूव करना नहीं चाह रहे, यू कैन जस्ट लीव इट, सिस्टम विल नॉट मूव एनीवेयर, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब है सिस्टम खुद से मूव कर रहा है, आपको किसी न किस्म की फोर्स लगानी पड़ेगी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, आपको कोई ना कोई ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा, आप खाली छोड़ नहीं सकते। इफ यू लीव इट द सिस्टम विल लोअर इटसेल्फ, जो भी लोड है वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, सही है। यस सर। तो हमें तो सर नेगेटिव ये नेगेटिव गिवन है कि हमें हाँ लिफ्ट करना है ना सर लोड को, हाँ, ये गिवन है सर, लिफ्ट करना है। हमें लोड को लिफ्ट करना होता है ना, तो पर्पस ये होता है कि हमें लोड को ऊपर बेसिकली वी हैव टू मूव इट अप एंड डाउन ना, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना है। तो अगर हम इसको वर्टिकली अप मूव करना चाह रहे हैं तो हमें कोई टॉर्क अप्लाई करना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं इन मोस्ट एप्लीकेशंस कि हम इसको नीचे मूव करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़े ताकि हमारा लोड ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आए। फॉर एग्जांपल कार जैक है, हम कार जैक को छोड़ें, गाड़ी खुद ब खुद नीचे नहीं आए, वी वांट टू फोर्स अवरसेल्व्स टू ब्रिंग इट डाउन, सही। तो वो वाली कंडीशन हमें चेक करनी है, और उसकी कंडीशन इटसेल्फ बहुत सिंपल है कि टीएल अगर नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा है तो बस देन द सिस्टम इज नॉट सेल्फ लॉकिंग, और उसके लिए आप सिर्फ ये न्यूमिनेटर चेक कर सकते हैं, just check the numerator and you are good. न्यूमिनेटर अगर नेगेटिव आ रहा है तो सिस्टम सेल्फ लॉकिंग नहीं। यस सर। सर इसका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई इसका मतलब कि सिस्टम विल लोअर द लोड, और अगर पॉजिटिव हो गई वो सेटिस्फाई कर लेता एंड इट विल लिफ्ट द लोड अप। नहीं 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 नहीं, टीआर और टीएल के अलग फॉर्मूले। टीआर जो है ये वो टीआर कैसे निकाला था, टीआर में हमने अज्यूम ये किया था कि सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, सही है। टीएल के केस में हमने अज्यूम किया था कि सिस्टम इज ट्राइंग टू गो डाउन तो फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ केसेस हैं, ठीक है। टीएल और टीआर के केसेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं, फॉर्मूले डिफरेंट है, देखिए प्लस एंड माइनस साइन यहाँ भी चेंज है दोनों में, सही। तो टी आर इज द टॉर्क नीडेड फॉर द सिस्टम टू गो अप बिकॉज उसमें फ्रिक्शन डाउनवर्ड एक्ट करे। टी एल इज द टॉर्क विच इज नीडेड फॉर द सिस्टम टू गो डाउन, ठीक है। तो रेजिंग टॉर्क के लिए आप टी आर का फॉर्मूला यूज करें, लोअरिंग टॉर्क के लिए आप टी एल का फॉर्मूला यूज करें। टी एल नेगेटिव आने का मतलब ये है कि व्हेन द सिस्टम इज ट्राइंग टू लोअर इटसेल्फ, तो जस्ट उसको रोकने के लिए आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ रहा है। टीएल नेगेटिव का मतलब ये कि सिस्टम नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको स्टॉप करना है तो आपने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई किया। अगर आप उसको छोड़ देंगे सिस्टम खुद ब खुद नीचे जाने लगेगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये कि द सिस्टम वांट्स टू गो डाउन, फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड, बट फ्रिक्शन आपके जो बाकी फोर्सेस है उसको ओवरकम किए हुए अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो सिस्टम विल नॉट गो डाउन बिकॉज फ्रिक्शन ज्यादा है। तो आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए खुद से टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा ताकि सिस्टम लोअर हो। तो टीएल और टीआर को कंफ्यूज नहीं करना, टीआर बिल्कुल मुख्तलिफ फॉर्मूला है, टीएल का बिल्कुल मुख्तलिफ फॉर्मूला है। और अगर आपको राइजिंग टॉर्क निकालना है आप टीआर का फॉर्मूला यूज करें, लोअरिंग टॉर्क निकालना है आप टीएल का फॉर्मूला यूज करें। यस सर, समझ गया। और कुछ? लेट्स कम टू द स्ट्रेसेस पार्ट। स्ट्रेसेस में आ जाए, स्ट्रेसेस में देखें यू गेट कॉलर फ्रिक्शन वाली चीज समझ में आई। कॉलर फ्रिक्शन इज आई डोंट थिंक इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इज जस्ट एन एडिशनल फैक्टर जो कि आपके पास जो हमने टीआर और टीएल के फॉर्मूला अभी देखे उसमें लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रोटेटिंग स्क्रू जो है वो किसी न किसी पार्ट के साथ स्लाइड कर रहा होगा, सही है। वो जो स्लाइडिंग हो रही होगी उसकी वजह से कोई ना कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, एडिशनल टॉर्क रिक्वायरमेंट आ जाएगी। उस एडिशनल टॉर्क रिक्वायरमेंट को हमने कैटर करना है, वो हमने यहाँ पे कैटर किया हुआ है। आपको क्वेश्चन के अंदर इसके दो एडिशनल पैरामीटर्स गिवन होंगे, आपको मीन कॉलर डायमीटर गिवन होगा और आपको कॉलर फ्रिक्शन फैक्टर एफ सी गिवन होगा, ठीक है। ये वाला फैक्टर एफ सी और डी सी ये दोनों गिवन होंगे। आपने ये एडिशनल फैक्टर निकालना है और ये एडिशनल फैक्टर टी आर और टी सी के साथ, टी आर और टी एल के साथ ऐड हो जाएगा जो हमने पहले निकाले। तो टी आर और टी एल के फॉर्मूले अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो पिछला वाला फॉर्मूला प्लस टी सी दैट बिकम्स द न्यू फॉर्मूला फॉर टी आर एंड टी एल, सही है ना। तो कॉलर फ्रिक्शन सिंपली ये चीज़ है, एक एडिशनल फैक्टर है जो कि हमने कंसिडर किया। स्ट्रेसेस में आए, स्ट्रेसेस के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का?
लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं आप लोग, राइट? मुझे स्टेटिस्टिक्स नजर आ रही हैं, वो आई कैन लुक एट द स्टेटिस्टिक्स ऑन यूट्यूब एंड आई कैन सी दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग द लेक्चर्स। 6 लेक्चर्स हो गए, ठीक है, एंड इस हफ्ते 8 हो जाएंगे। नॉर्मल सेमेस्टर के हिसाब से दैट इज 4 वीक्स ऑफ टीचिंग। तो अगर आप इतना ज्यादा चीज को छोड़ते रहेंगे ना तो दिस यू इट विल जस्ट पाइल अप, और समर इतनी जल्दी आपके हाथ से निकल जाएगा, यू वोंट बी एबल टू कैच अप। तो प्लीज अभी भी टाइम है, स्पेंड टाइम दिस वीक, मेक श्योर यू आर वाचिंग द लेक्चर्स। कोई सवाल अगर है, अभी अगर नहीं आ रहा जहन में, बाद में आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर दें। इफ आई एम अवेलेबल एट दैट टाइम, इमीडिएटली आंसर कर दूंगा। अगर मैं उस वक्त बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में आंसर कर दूंगा। बट आस्क योर क्वेश्चंस, मेक श्योर आपको चीज़ें क्लैरिफाइड हैं। लिखने की भी जरूरत नहीं है, वॉइस नोट बना के क्वेश्चन का मुझे भेज दो, मैं वॉइस नोट बना के आपको रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपको चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। सही है ना? तो छोड़ना नहीं है, चीज़ें पाइल अप होना शुरू हो गई ऑलरेडी। 6 लेक्चर्स आर डन। हम लोग अगले 2 लेक्चर्स में पावर स्क्रूज खत्म कर देंगे एंड देन वील मूव ऑन टू बोल्टेड जॉइंट्स। और 3rd वीक के एंड तक या 4th वीक के मंडे तक वी आर गोइंग टू फिनिश बोल्ट्स। सही है? और फिर हम दूसरे टॉपिक सर ये लेक्चर 7 है सर। ये लेक्चर एक्चुअली देखो, हम तो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं ना अभी, तो हमने 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। सही है? पहला लेक्चर हमने लाइव लिया था और उसके बाद से हम बाकी 5 लेक्चर्स हमने रिकॉर्डेड अपलोड किए हैं। सही? तो हम मंडे और थर्सडे को क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे होते हैं। तो आप जो भी लेक्चर्स इस वीक मैंने 3 किए थे, बिकॉज मेरे पिछले मंडे को हमने क्योंकि पहला लेक्चर था, हमने सिर्फ 1 क्लास ली थी दोस्तों की जगह। अब हम हर मंडे और थर्सडे के लिए 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करें, ठीक है? एंड इफ यू लुक एट द वीडियोस, मैंने वीडियोस का साइज पूरे 50 मिनट्स ही रखा, बिकॉज वी हैव टू कीप इन टू माइंड कि हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द लेक्चर, राइट? तो लेक्चर्स जो हैं, एक 40 मिनट्स का, 42 मिनट्स का, और 2 34 मिनट्स का। तो इतने बड़े लेक्चर्स नहीं है, राइट? तो लेक्चर्स की साइज होगा 30 to 40 मिनट्स के बीच में लेक्चर्स होंगे। यू हैव टू वॉच देम। और ये अब 5 लेक्चर पाइल अप हो गए, ठीक है? लेक्चर 3 से लेकर 6 तक बोर्ड्स की बात हो रही है, तो कम से कम बोर्ड्स के लेक्चर में तो फोकस करें। लेक्चर 2 जो है वो फैक्टर सेफ्टी से रिलेटेड था, वो भी करना है, बट दैट इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट। बट बोर्ड्स का जो टॉपिक है ना, उसको साथ साथ लेके चलें, अदरवाइज ये समर सेमेस्टर इतनी क्विकली हाथ से निकलेगा कि पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं एक वीक, ठीक है? तो साथ साथ करना बहुत जरूरी है। सर मैं शादी बात कर रहा हूँ जी सर। मैं अभी थोड़ा 10:48 पे आया हूँ क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं थी, अभी जनरेटर चलाया है तो उस वजह से सर टाइम लग गया। कोई मसला नहीं, बोलो बेटा। सर मैंने अटेंडेंस लगा दी है चैट पे। सही है बेटा, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। सर बेंडिंग स्ट्रेस का जो आखिरी हेडिंग है सर, वो सर रिपीट कर दीजिए। बेंडिंग स्ट्रेस, ये आगे बेंडिंग स्ट्रेस में क्या चीज पूछ रहे हो बेटा आप? सिग्मा बी इज इक्वल टू m डिवाइड बाय z। अच्छा देखो, मैंने इस चीज को बोला भी था कि m डिवाइड बाय z जो है ना, z इज सिंपली, वो z बोल रही है कि z इज इक्वल्स टू i अपॉन c। ये जो i अपॉन c है ना, इस c को उठा के हम इधर ले गए और इस पूरी चीज को हम z बोल रहे हैं। तो मैंने इसीलिए इस चीज को डिराइव नहीं कराया, क्योंकि दिस इज नॉट द यूजुअल फॉर्मूला विच वी यूज, ठीक है? हम लोग इससे यूज टू नहीं होते। तो हम जिस चीज से यूज टू होते हैं वो है एम वाई अपॉन आई वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो अगर मेजर लेना है तो वाई मैक्स ले लेते हैं, विच इज सी। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। हमने कहा था कि हमारे पास मोमेंट जो है, फोर्स हम सेंटर में एज्यूम कर रहे हैं, तो मोमेंट आर्म बिकम्स दिस मच विच इज p/4। तो m becomes force multiplied by p/4, तो दिस इज योर m, ठीक है? ये हमारा m। फिर हम आ गए c की तरफ। c होता है आपके न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर नीचे मैक्सिमम कितना गैप है, और क्योंकि जितना ज्यादा y की वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा। तो जितना दूर आप जाते जाएंगे y बढ़ते, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो मैक्सिमम y के ऊपर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। तो इस केस में मैक्सिमम y जो है दैट इज p/4, तो c इज ऑल्सो p/4। बचा i का फॉर्मूला होता है 1/12 BH3। तो अब एक हेलिक्स है
उसका मुझे आई निकालना है। तो उसके लिए हमने अगेन एजम्पशन की है, और एजम्पशन ये की है, हमने कहा कि सबसे पहली एजम्पशन हम ये करते हैं कि हम एक 360 डिग्रीज का हीलिक्स उठाते हैं, उसको हम कंप्रेस कर देते हैं एक प्लेन के ऊपर। तो हमने एक हीलिक्स था, ठीक है, विच वाज लाइक दिस, उसमें से मैंने सिर्फ 360 डिग्री का पोर्शन उठाया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैंने फ्लैट कर दिया, एक लाइन में मैं इसको ले आया, तो उसकी शेप इस तरह की होगी, डोनट शेप हो। फिर मैंने इसको एक पॉइंट से कट किया और इसको मैंने स्ट्रेटन कर दिया, तो आई गेट अ बार लाइक दिस। सही, इस बार का हमने सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाला था, विच वाज कमिंग आउट टू बी दिस मच, ठीक है। बी जो था हमारे पास पाई डी आर था, और जो इस बार की हाइट थी दैट वाज p/2, ठीक है। तो h बिकम्स p/2 और b बिकम्स पाई डी आर। बाकी सारी चीजें प्लग इन की और सॉल्व किया। एक चीज हमने इसमें और ली थी, वो ये कहा था कि हम लोगों के पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि लोड बेयर कर रहे होंगे, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोड को डिवाइड कराएं इनटू दो डिफरेंट थ्रेड्स। तो हमने कहा कि हमें एक थ्रेड कितना लोड बेयर करेगा, तो हमने कहा कि अगर टोटल लोड F है और मेरे पास NT थ्रेड्स हैं, तो एक थ्रेड के ऊपर जो लोड आएगा दैट विल बी F/NT, कंसिडरिंग कि मेरे पास बिल्कुल आइडियल कंडीशन है और सारे थ्रेड्स सेम लोड बेयर कर। ऐसा होता नहीं है, और ये चीज़ हमने आगे डिस्कस की है, तो हमने आगे जाके इसका हल निकाला कि अगर सारे थ्रेड्स सेम अमाउंट ऑफ लोड बेयर नहीं कर रहे तो व्हाट डू वी डू। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सेट के टोटल फोर्स F है, टोटल लोड जो हमें उठाना है, आप लिफ्ट करना है, दैट इज F। NT इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स विच आर एंगेज्ड विद द नट, जो कि लोड बेयर कर रहे होंगे। तो एक थ्रेड के ऊपर जो लोड आ रहा होगा दैट विल बी F/NT। तो इसका जो मोमेंट बनेगा दैट विल बी F/NT मल्टीप्लाइड बाय P/4। दिस बिकम्स M, C इज P/4 और I की वैल्यू हमने निकाली है, प्लग एवरीथिंग इन, यू गेट द फॉर्मूला फॉर C। ये किया हुआ है। ओके, स्ट्रेसेस हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने ये बोला था कि हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं दे एक्चुअली विल बी इन सर्टेन डायरेक्शंस। बेंडिंग स्ट्रेस हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स डायरेक्शन में होगा, एक्सियल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में होगा, टॉर्जनल स्ट्रेस वाई जी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वाई जी भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, डिपेंड, क्योंकि सर्कुलर है ना, तो डिपेंड करता है कि आप एलिमेंट किधर ले रहे हैं। तो अगर मैं अपना ये स्क्रू थ्रेड है मेरा, इसमें मेरे अगर अपना एलिमेंट में इस जगह पे एज्यूम करता हूँ या फिर मैं अपना एलिमेंट इस जगह पे एज्यूम करता हूँ, तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएगा, और मेरा एक डायरेक्शन तो मेरी वाई रहती है, जो ये वाली डायरेक्शन है, दिस इज माय वाई डायरेक्शन जो अपवर्ड है, एक्सिस की डायरेक्शन है, और दूसरी डायरेक्शन मेरी चेंज होती रहेगी। तो आइदर इट विल बी वाई जी और इट विल बी एक्स वाई, एंड इट डज नॉट रियली मैटर, कोई सा भी एक कंसीडर करना है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट इफेक्ट बाद में देखना होता है। तो हम बुक में वाई जी यूज किया, तो हम भी वाई जी के साथ कंटिन्यू करेंगे, बट इट कुड हैव जस्ट एज इजीली बीन एक्स वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास तीन स्ट्रेसेस हैं। हमने ये बात की थी कि तीनों स्ट्रेसेस का कंबाइंड इफेक्ट हमने देखना होगा, तो हमने इसमें बोला था कि हमारे पास दो थ्योरीज हैं मेटल्स के लिए जो हम देख रहे हैं इस वक्त, एक बॉन्ड मैसेज स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। इनका पर्पस ये होता है कि अगर मल्टीपल स्ट्रेसेस हैं उनको सिंगल स्ट्रेस में, सिंगल एक्सियल स्ट्रेस में उनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा वो निकालना है। कि मेरे पास अगर एक बार है, ठीक है, अगर मैं उसको लोड करूं और मेरे पास एक एलिमेंट है, 3D एलिमेंट है, उसमें मैं अपने सारे तरह के स्ट्रेसेस अप्लाई करूं, तो दिस इज माय सिग्मा एक्स, दिस इज माय सिग्मा वाई, एंड दिस इज माय टाउ वाई जी। सही, मैं इस सिंपल एक्सियल बार में, यूनी एक्सियल सिस्टम में कितना स्ट्रेस अप्लाई करूं कि मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जनरेट हो जितना यहाँ पे हो रहा है, सेम इफेक्ट आए। तीन स्ट्रेस अप्लाई करने का स्ट्रेस एक सिंगल स्ट्रेस में आ जाए, उसके लिए हमने दो थ्योरीज देखी थी, और ये थ्योरीज डिटेल में मैंने कहा था आप लोग पढ़ेंगे इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 2। हमारा एक काम एक्चुअली एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो हमने थ्योरीज का बिल्कुल फंडामेंटल चीज देख रही थी कि ये हम करना क्या चाह रहे हैं। करने का मकसद यही है कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह निकाल सकें, चेक कर सकें कि सिस्टम फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा।
क्योंकि तीनों अगर मेरे पास स्ट्रेसेस होंगे तो मैं किसको कंपेयर करूंगा यील्ड स्ट्रेंथ के साथ? क्या मैं बोलूंगा कि मेरा सिग्मा एक्स भी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो, सिग्मा वाई भी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो, टॉ एक्स वाई भी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो? ऐसा नहीं होता. देयर इज अ कंबाइंड इफेक्ट of all the stresses and we use a combined effect to compare to the yield strength. सही, जो मेरी yield strength है उससे. तो हमारे केस में मेटल्स या मेटल्स की दो थ्योरीज हमने देख ली थी. इनके अंदर आप वैल्यूज प्लग इन करते हैं एंड देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. यू कैन चेक वेदर सिस्टम इज फेलिंग और नॉट. अगर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल के देखा, फैक्टर सेफ्टी इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1, देन द सिस्टम इज फेलिंग. राइट. और ये हम डिजाइन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं वेदर सिस्टम फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा. सही है. हमने लेक्चर 2 में जो चीज पढ़ी थी वो हमने डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, जिसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट कर रहे हैं. इधर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट नहीं कर रहे, इधर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या वैल्यू आई. सही है. तो वो हमने देखा है. बाकी फाइनल जो चीज़ हमने देखी थी वो ये वाली थी कि इन रियलिटी जब थ्रेड्स इंगेज होते हैं तो सारे थ्रेड्स बराबर लोड बेयर नहीं करते. पहला थ्रेड सबसे ज़्यादा लोड बेयर करता है, उसके बाद लोड रिड्यूस होना शुरू हो जाता है थ्रेड्स के ऊपर, और बाय द 7th थ्रेड कोई लोड नहीं होता. पहले 6 थ्रेड्स लोड बेयर कर रहे होते हैं नॉर्मली. तो अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है थ्रेड के ऊपर तो हम मैक्सिमम वाला कंसिडर कर लेते हैं. तो हम हल ये निकालते हैं कि इन एनी फॉर्मूला जिसके अंदर एंटी यूज हो रहा है उसमें हम एंटी को 1 रखते हैं और फोर्स को 0.38 टाइम्स एफ कर देते हैं. हम 38% वो लोड कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ एक थ्रेड के ऊपर, और समबस जो मैक्सिमम स्ट्रेस है किसी भी थ्रेड पे वो आ जाता है. तो दिस इज ओनली डन इन फॉर्मूलाज जिसमें एंटी यूज होते हैं. सही. उन फॉर्मूलाज में हम ये वाला काम कर रहे होते हैं. तो दिस इज द फाइनल स्लाइड दैट वी डिड इन द लेक्चर्स. और बाकी जो अगले लेक्चर में हम ये करेंगे कि हम एग्जाम्पल 8-1 देखेंगे दोबारा से, जिसमें हम लोग अब कॉलर फ्रिक्शन देखें. हमने कॉलर फ्रिक्शन को कंसीडर करना है, तो इस पहले हमने कंसीडर नहीं की थी. उसके बाद हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू एन एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम. हम वो देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड. वंस भी ये हमारा होगा एक लेक्चर फॉर थर्सडे, और फिर जो दूसरा लेक्चर होगा थर्सडे वाला उसमें लाइकली विल स्टार्ट विद वोल्टेज जॉइंट्स. तो थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट. ठीक है. यू गाइज नीड टू मेक श्योर कि जितना हो गया ना उतना कैचअप आपने इस हफ्ते कैचअप करना है. इस हफ्ते ये हफ्ता हाथ से निकल गया तो यू विल बी लैगिंग फार बिहाइंड, बहुत मसला होगा. तो प्लीज मेक श्योर आप इस हफ्ते चीज़ों को कैचअप कर लें. हाँ फैजान, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग बेटा. सर आपने कहा कि ये फार्मूला तभी इस्तेमाल होता है जब हमारे पास एंटी होता है, और एंटी का नहीं सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस में होता है सर. बेयरिंग स्ट्रेस में भी होता है, बेयरिंग स्ट्रेस भी है. असल में बेयरिंग स्ट्रेस देखें, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग. बेयरिंग स्ट्रेस देखें इधर शो नहीं हो रहा, इधर बेयरिंग स्ट्रेस नहीं है बिकॉज बेयरिंग स्ट्रेस इज जस्ट अ कांटेक्ट प्रेशर. आपने बेयरिंग स्ट्रेस मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 1 में भी पढ़ा है ना, भी डॉक्टर फारूक ने पढ़ाया था, मुझे याद पड़ा, उन्होंने मुझसे कहा डिस्कस भी की थी वाली चीज. तो बेयरिंग स्ट्रेस इज जस्ट अ कांटेक्ट प्रेशर बिटवीन टू पार्ट्स व्हिच आर अटैच्ड टुगेदर. सही है. कंप्रेशन जब हो रही होती है उनमें तो उनमें एक प्रेशर जनरेट हो रहा होता है. तो हमने बेयरिंग स्ट्रेस भी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, और बेयरिंग स्ट्रेस के अंदर भी एंटी आ रहा है. ठीक है. बेयरिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट. आप बेयरिंग स्ट्रेस जो है ना, बुक मैं बुक अभी तक अपलोड नहीं किया, आई एम गोइंग टू अपलोड द बुक ऑन द एलएमएस एज वेल. बुक के अंदर ना बोर्ड्स के और स्क्रूज के बेयरिंग लोड्स भी दिए हुए होते हैं कि मैक्सिमम बेयरिंग लोड सिस्टम कैसे कंपेयर करते हैं. जिस तरीके से यील्ड स्ट्रेंथ दी होती है ना, बहुत सारे स्क्रूज का बेयरिंग लोड भी आपको पता होता है कि क्रिटिकल बेयरिंग लोड कितना है, कि बेयरिंग लोड अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा. तो कॉन्टेक्ट आप इससे बेयरिंग प्रेशर निकाल के you can compare it with that जो critical available value से compare कर सकते. But this does not contribute to your equivalent stress because bearing pressure is not an stress. It's just a contact pressure. दो surfaces meet कर रहे हैं, उसके बीच में pressure produce हो रहा है. तो जब हमें ओवरऑल स्ट्रेस स्टेट देखनी होगी ना सिस्टम की, इसके अंदर बेयरिंग स्ट्रेस नहीं आ रहा है, इसके अंदर बेंडिंग, एक्सियल और टॉर्जनल आ रहा है. बट बेयरिंग स्ट्रेस के अंदर भी आपके पास एंटी का जो रिलेशनशिप है वो है. इधर भी अगर मुझे एक्चुअली निकालना होगा ना तो लेट मी जस्ट शो यू दिस. आई विल गो हियर. बेयरिंग स्ट्रेस निकालना था तो हमने 0.38 टाइम्स एफ किया हुआ है
और एंटी को 1 प्लेस प्लग इन किया हुआ। बेंडिंग स्ट्रेस निकालना तो मैंने एफ को 0.38 टाइम्स एफ किया हुआ और एंटी को 1 प्लग इन किया। इधर ऐसा नहीं किया, ऐसा इधर नहीं किया हुआ। शेयर स्ट्रेस में देखें टी आर पूरा यूज कर लिया, एक्सियल स्ट्रेस में एफ की वैल्यू कंप्लीट यूज कर ली। जिधर एंटी आ रहा है वहां पे फोर्स को मैंने 0.38 से मल्टीप्लाई करा दिया और एंटी को 1 तक, ये काम किया। सही सही हो गया। इज इट, आर वी डन? कोई और सवाल तो नहीं है? ओके, तो लेट्स मेक श्योर कि आप अटेंडेंस लिख दो। आई लीव दिस सेशन ओपन फॉर 1 more minute। अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हो, मार्क लीजिए तो अटेंडेंस लिख दीजिए, और अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव। ठीक है, तो बाकी इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन अभी तक अपलोड नहीं किए थे, तो 2 क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैं दोनों अभी यूट्यूब में डाल दूंगा प्लेलिस्ट के अंदर, थर्सडे वाला, लास्ट थर्सडे वाला भी और ये वाला भी। सही है, तो प्लीज ट्राई टू डू दैट। ठीक हो गया, एंड लेट्स एंड दिस सेशन। ठीक है, वैसे भी हमारे 40 मिनट्स के सेशन में अब सिर्फ 2-2.5 मिनट बचे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है आई कैन आंसर दैट, अदरवाइज यू गाइस आर फ्री टू लीव, यू कैन लीव। आई विल अपलोड दिस सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन। जो पिछला सेशन था हमारा क्वेश्चन आंसर का, वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि यू कैन रिवाइज दिस थिंग। और 2 लेक्चर्स थर्सडे के लिए अपलोड हो जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच देम एंड ट्राई टू कैच अप बाय दिस वीक। मेक श्योर करें इस हफ्ते आप कैच अप कर लें चीज़ों को, बिकॉज 7 हफ्ते का सेमेस्टर है, इस वीक 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि सेमेस्टर अभी शुरू हो रहा है, सेमेस्टर मिड की तरफ अप्रोच करना है। जब हम तीसरा हफ्ता कंप्लीट करेंगे विल बी एट द मिड पॉइंट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जैसे ही बोर्ड का टॉपिक खत्म होगा विल हैव आवर फर्स्ट असाइनमेंट, विल हैव आवर क्विज एज वेल। सही, तो बिल्कुल अब फोकस होके काम शुरू कर दें, बिकॉज दिस विल गेट आउट ऑफ हैंड्स वेरी वेरी फास्ट। तो टाइम वाइम नहीं है हमारे पास, साथ साथ करना है। और मुझे नज़र आ रहा है कि लोग साथ साथ नहीं कर रहे अभी तक, तो क्योंकि वो यूट्यूब पे तो स्टेटिस्टिक्स सारी होती हैं सारी, कि किसने कितने लोगों ने वीडियो देखी है, एवरेज व्यूइंग लेंथ कितनी है। 30 मिनट की वीडियो है, एवरेज व्यूइंग लेंथ इज 7 मिनट्स 8 मिनट्स। इसका मतलब है लोगों ने सरसरी तौर पर सिर्फ व्यू किया है, अभी तक डिटेल में लेक्चर को सुना नहीं है। तो दैट विल नॉट हेल्प यू, यू विल गेट स्टक। और अगर आप ये सोच रहे हैं पेपर से पहले आप सारे लेक्चर्स देख लेंगे, नहीं हो सकता। पिछले सेमेस्टर में भी कुछ लोगों ने हरकत करने की कोशिश की थी मेरे पास, और एंड एट दैट पॉइंट दे वर लॉस्ट। अगर आपके पास 40 लेक्चर्स आ जाएं और आप कहें मैं एक हफ्ते में 40 लेक्चर्स देख लूंगा, यू विल नॉट बी एबल टू अब्सॉर्ब, तो यू हैव टू डू इट नाउ। कम कोर्सेज हैं, 2 कोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास सिर्फ 1 कोर्स है। मेक श्योर साथ साथ करें। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस थिंग हियर। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स और अपलोड हो जाएंगे एंड ऑन थर्सडे विल मीट अगेन इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।